नमस्कार किसान भाइयों, किन्नू की खेती चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त महीने के शेड्यूल के बारे में। अगस्त महीने का शेड्यूल मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर जितने भी कीट हमारे अगस्त और सितंबर के फर्स्ट वीक तक आने वाले हैं उसके बारे में जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। बाकी का जो काम है अगस्त में करने वाला हमारे किन्नू, नींबू और माल्टा संतरा के बाग में, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने ये वीडियो लंबा होने के कारण जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे फर्टिलाइज़र शेड्यूल को किस तरह आपने अगस्त में मेंटेन करना है, क्या वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए और कितनी खाद हमें अपने अगस्त के महीने में नीचे अपने जड़ों में एज के हिसाब से देनी है। पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से मैंने काफ़ी सारे बागों को विज़िट किया है और काफ़ी सारे किसान भाइयों से चैटिंग भी हुई है, बात भी हुई है। तो मुझे ये सब जानने के बाद ये समझ में आया कि 98% जो किसान भाई हैं उन्हें अपने बाग का फर्टिलाइज़र शेड्यूल अकॉर्डिंग टू एज पता ही नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि डीएपी का प्रयोग किस लिए करना चाहिए बाग में, अगर डीएपी नहीं करनी तो सुपर कितनी डालनी चाहिए, पर ईयर उसकी डोज क्या होनी चाहिए, कितना हमने मटेरियल लास्ट ईयर जो है लीच किया है। लीच का मतलब है कि मान लीजिए पिछले साल हमने 2 क्विंटल पर प्लांट या 1.5 क्विंटल पर प्लांट लिया है फ्रूट, और इस साल हमारे किन्नू के बाग में कितना नाइट्रोजन कितना फॉस्फोरस को रिक्वायर्ड है दोबारा उसी तरीके से फ्लावरिंग लेने के लिए, या उसी तरीके से जो झाड़ है हमारे किन्नू का पर प्लांट के हिसाब से लेने के लिए कितना उसको सल्फर रिक्वायर्ड है, कितना कैल्शियम देना है। तो ये सब जो डिक्लाइनिंग पोजीशंस है हमारे बाग की, जैसे मैंने कुछ बाग में वीडियोस और फोटोज़ भी देखे हैं जो किसान भाइयों ने मुझे पोस्ट किए हैं, उससे मैंने देखा कि खड़ा खड़ा जो प्लांट आज स्वस्थ है 2 दिन 3 दिन बाद जो है वो बिल्कुल अपना जो फ्रूट है वो श्रेड कर देता है और सूख जाता है। कहीं पर सूख ज़्यादा है, कहीं पर जो है पानी ज़्यादा खड़ा होने के कारण या मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर के कारण जो है प्लांट डिक्लाइन हो रहे हैं, कहीं निमाटोड की समस्या बता रहे हैं। तो अगर हमारा प्रॉपर फर्टिलाइज़र शेड्यूल नहीं बना होगा तो ये चीज़ें आम बात है जो हमें देखने को मिलती है, जैसे खड़ा खड़ा प्लांट सूख जाना, उसे विल्टिंग भी कहते हैं। अब ये फाइटोफथोरा की वजह से भी सूख हो सकती है, फ्यूजेरियम विल्ट की वजह से भी हो सकती है। अगर हमारे नीचे कोई इंसेक्ट है, जैसे चूहा है, मान लीजिए पेस्ट है, चूहा है और वो जड़ें काट जाता है, उसकी वजह से भी सूख हो सकती है। वाइट क्रब की जो हमारे सुंडी है उसकी वजह से भी हो सकती है। तो आज के वीडियो को लंबा ना करते हुए हम फर्स्ट में जो है फर्टिलाइज़र शेड्यूल की स्लाइड को देखेंगे और समझेंगे कि हमें अपना बाग को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर जो फर्टिलाइज़र शेड्यूल है वो क्या होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में किसान भाइयों हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र शेड्यूल के बारे में। ओवरऑल मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगा, अपना फर्टिलाइज़र शेड्यूल जो आपको मेंटेन करना है वो प्लांट की एज के हिसाब से मेंटेन करना है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक 5 साल के प्लांट का एग्जांपल देकर समझाऊंगा कितना उसको नाइट्रोजन चाहिए, कितना फॉस्फोरस, पोटाश की रिक्वायरमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, और किस तरीके से उसको हमने पूरे साल में विभाजित करके नाइट्रोजन या फॉस्फोरस को देना है। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम अपने बाग में कितना नाइट्रोजन अभी अगस्त के महीने में दें, कितना हमें फरवरी में देना है, कब अप्रैल में देना है कि नहीं देना है, वो आपको ओवरऑल थोड़ा समझ आ जाएगा। तो ये मैंने स्लाइड वैसे ही जनरल आपको समझाने के लिए लिखी है। नो योर फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड फॉर ऑर्चर्ड, मतलब आपको अपने बाग के लिए फर्टिलाइज़र का पता होना चाहिए। सेकंड जो है नो योर वाटर रिक्वायरमेंट, आपको अपने बाग में जितना भी पानी आप लगाते हो, जैसे अब कुछ किसान भाई का मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू पूछते हैं कि अभी बाग में पानी लगाते हैं क्या नहीं, तो इसके बारे में मैं आप क्लियर करूँगा आपको। ड्रिप सिस्टम वाले को जो है आज हम डिस्कस करेंगे और फ्लडी वाले को हम नेक्स्ट किसी भी शेड्यूल में जब भी हमारे पास टाइम होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। और अपना ऑर्गेनिक कंटेंट हमारे बाग में क्या है, तो इन सब बातों को जानने के लिए आपको फरवरी में जो अगर हम जब अपना फर्स्ट इरिगेशन करते हैं उससे पहले जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं उससे पहले हमें अपनी सॉइल की टेस्ट करा लेनी चाहिए, ताकि हमें रिक्वायर्ड फर्टिलाइज़र्स पता लग सके कि हमारे बाग में ये कमी है। जैसे कुछ बागों में पोटाश की अधिकता है। अगर मैं सिरसा एरिया के बारे में बात करूं, सिरसा हरियाणा के बारे में, तो लगभग 90% बागों में पोटाश की अधिकता है।
और हम हर साल उसको बगैर सोचे पोटाश अपने खेत में पर प्लांट के हिसाब से, जो भी डॉक्टर हमारे देखने आता है बाग, वो हमेशा पोटाश लिखता है बगैर पीएच जाने हमारे पीएच क्या है, हमारा सोइल की टेस्टिंग रिपोर्ट देखे 200 ग्राम पोटाश डाल दो जी, बगैर देखे वो कैसे पोटाश रिकमेंड कर सकता है। तो ये हमें जानने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से डीएपी, सुपर, यूरिया और अपना कैल्शियम नाइट्रेट, इन 4 चीज़ों के अलावा नीचे हमारा डालने का हमें, अगर पीएच हमारी बाग में ज़्यादा है तो रिक्वायर्ड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो जो मैंने अपना जितना अभी बुक्स पढ़ने के बाद और ये रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद, जैसे पीआईयू के कई रिसर्च पेपर मैंने रीड किए हैं, एचआईयू के हैं, सीसीआईआर नागपुर के हैं, तो जो मुझे समझ में आया मैंने उसी हिसाब से अपना एक कंसोलिडेटेड जो है शेड्यूल बनाया है। उसमें मैंने ये कहना चाहा है सॉरी कि नाइट्रोजन को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। एग्जाम्पल के तौर पे अब जैसे मैं इसमें दिखाना चाहूँगा, 5 साल का प्लांट मैंने एग्जाम्पल लिया है, किन्नू की बात कर रहे हैं हम किसान भाइयों यहाँ पे। अब आपको ये ध्यान में रखना है, जितना भी फॉस्फोरस रिक्वायर्ड है हमारे बाग के लिए, जैसे 225 से 275 ग्राम फॉस्फोरस रिक्वायर्ड है 5 साल के किन्नू के बाग के लिए, तो उसका डबल हमेशा नाइट्रोजन होगा। मतलब अगर आपके बाग में 225 ग्राम नाइट्रोजन 5 साल के प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है, हमें देना है 1 साल के अंदर, तो 450 ग्राम हमें नाइट्रोजन देना होगा। ये यूरिया नहीं है, प्योर नाइट्रोजन की बात चल रही है और ये फॉस्फोरस की बात चल रही है। तो उसको नाइट्रोजन को डिवाइड कैसे करना है, पीआई की बुक में अगर हम फर्टिलाइजर शेड्यूल रीड करें तो उसमें लिखा है होल ऑफ द फॉस्फोरस इज गिवन इन फर्स्ट इरिगेशन। मतलब जितना भी हमने फॉस्फोरस, चाहे वो डीएपी के माध्यम से हो, चाहे वो एसएसपी के माध्यम से हो, हमने अपना जो है फर्स्ट इरिगेशन, यानी कि जब भी हम फरवरी के अंदर या मार्च के अंदर फर्स्ट पानी अपने बाग में लगाते हैं उस टाइम देना है। पोटाश जो है अगर रिक्वायर्ड है एज़ पर हमारा सोयल टेस्टिंग के बाद, तो वो भी जो है फर्स्ट इरिगेशन के में जो है हमें देनी है। और जो नाइट्रोजन है वो मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, 40-20-20-20। अब ये क्या है, 40% ऑफ नाइट्रोजन, जैसे अब 275 ग्राम के हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाएं, डीएपी का एग्जांपल लेते हैं हम। डीएपी का जो फार्मूला है वो है 18-46, 18% नाइट्रोजन होता है उसमें और 46% फॉस्फोरस होता है। तो 250 ग्राम अगर हम मान के चलते हैं कि हमें 5 साल के प्लांट के लिए देनी है, तो डीएपी की जो वैल्यू लगभग 950 ग्राम 1000 ग्राम के आसपास पर प्लांट रिक्वायर्ड रहेगी। यहाँ हम सुपर की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम डीएपी की बात कर रहे हैं। हमने अपने, मान लीजिए ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि 1 साल में हमें 1 किलो डीएपी देनी है, तब उसकी 5 साल की रिक्वायरमेंट जो हमारे प्लांट की फॉस्फोरस की है वो पूरी होगी। तो अब डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन है, अगर हम 1 kg डीएपी अपने पर प्लांट 5 साल वाले किन्नू को देते हैं तो 180 ग्राम नाइट्रोजन तो हमें मिल जाएगी अपने डीएपी के थ्रू, और जो बाकी रिक्वायर्ड रह गई उसको 3 भागों में स्प्लिट करना है हमें। जैसे मैंने यहाँ पे 4 में किया था, मतलब इसका ये है कि 450 ग्राम अगर हम नाइट्रोजन देनी है पूरे साल में, तो उसका लगभग यूरिया बनाएंगे तो 900 सवा 900 ग्राम बनेगी, जिसमें से 180 ग्राम नाइट्रोजन जो है हम ऑलरेडी दे चुके हैं थ्रू डीएपी। जो बैलेंस नाइट्रोजन हमारी रहती है वो हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 40-20-20-20। 180 ग्राम नाइट्रोजन जो हमें डीएपी के थ्रू मिली है, उसका ये मतलब है अगर हम उसको यूरिया में कन्वर्ट करें नाइट्रोजन को, तो 18% जो डीएपी के थ्रू हमें नाइट्रोजन मिली है, यूरिया में अगर उसको कन्वर्ट करें तो नियर अबाउट 400 ग्राम के आसपास जो है यूरिया होगी। तो अभी जो हमने कैलकुलेशन की कि अगर हमें 250 ग्राम के आसपास अगर फॉस्फोरस अपने 5 साल के लिए बाग के लिए देना है, तो 500 ग्राम यूरिया टोटल नाइट्रोजन बनेगी और 1100 ग्राम के आसपास जो है हमारी टोटल यूरिया बनेगी। तो डीएपी अगर 1 किलो दी तो 400 ग्राम यूरिया हमारे डीएपी के थ्रू हम दे चुके हैं। जो बैलेंस है उसको रिक्वायर्ड फर्टिलाइज़र, रिक्वायर्ड नाइट्रोजन बोलते हैं, उसको हमने पूरे साल में 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला जो हमने डीएपी के थ्रू दिया वो है 40%, जो बाकी हमारे 3 रह गए हैं 20-20-20। तो जो 20% ऑफ बैलेंस नाइट्रोजन है, मतलब 1100 ग्राम में से अगर हम 400
माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस रहेगी वो 700 ग्राम रहेगी। 700 ग्राम का 20% हमने अप टू अप्रैल तक दे देना है, और जो बाकी 20% और 20% रह गया हमारा, वो हम देंगे उसको एक तो जून जुलाई में और एक जुलाई अगस्त में। मतलब जून में फर्स्ट वीक में हम 20% देंगे उसका, और अगस्त के अंदर जो है हम 20% कंप्लीट कर देंगे। तो इसका ये मतलब है हमने नाइट्रोजन की डोज 4 इक्वल स्प्लिट की बजाय हमने उसको फर्स्ट टाइम में 40%, सेकेंड टाइम में अप्रैल तक 20%, मतलब 1100 ग्राम को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें, 5 में कर लेते हैं, तो 220 ग्राम प्लस 220 ग्राम 440 ग्राम टोटल हमने दे दी है फरवरी में फर्स्ट इरिगेशन में। जो 220 ग्राम रहेगी वो देनी है हमने अप्रैल तक। उसके बाद जो 220 ग्राम है वो देनी है हमने मई लास्ट, और जून 15 तक हम दे सकते हैं, अच्छा रहेगा वो। और फिर जो बाकी जो 20% है वो हमने देनी है अगस्त के अंदर। तो ये फर्टिलाइज़र शेड्यूल हमने मेंटेन करना है पूरे साल के लिए अपने बाग में। मेरे हिसाब से ये वाला फर्टिलाइज़र शेड्यूल जो है वो ठीक रहेगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताइए कि इसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो हम अपना रिसर्च एक बार दोबारा पढ़ के दोबारा इस वीडियो को हम रीशूट कर सकते हैं। अच्छा, जो अब पानी की मैनेजमेंट है, जैसे मैंने बताया कि आपका वाटर रिक्वायरमेंट है, काफ़ी सारे किसान भाइयों का जो मैंने देखा है उनको पानी के बारे में शेड्यूल नहीं पता। ड्रिप इरिगेशन ज़रूर चलाते हैं वो, कि पड़ोस में कितना किस किसान ने कितना दिया, या किसी से फ़ोन करके पूछ लिया कितना पानी देना है, जनरली वो पानी चलाते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियो में, अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो में देखेंगे तो मैंने एक वाटर का चार्ट जो है पर डे के हिसाब से आपको पोस्ट किया है। इस वीडियो में भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको, या वीडियो के एंड में मैं आपको एक शेड्यूल दूंगा जिसमें आप अपना वाटर का रिक्वायरमेंट जितना भी बाग में पर ईयर प्लांट की एज के हिसाब से पर डे के हिसाब से उसमें है, वो मैं आपको पोस्ट करूँगा। अगर वो आपको समझ में ना आए तो आप मुझे, जो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और थर्ड जो है, ऑर्गेनिक कंटेंट मेंटेन करने के लिए हमें NPK के अलावा, कैल्शियम के अलावा, इन 4 चीज़ों के अलावा हमने अपने बाग में नीचे अगर pH हमारी 7 से अबव है या 7.5 से अबव है तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कंपनी वाले अधिकारी बता रहे हैं या कोई और डॉक्टर जो है वो बता रहा है वो नहीं देना है, जिसमें जिंक है, मैग्नीज है, आयरन है। pH ज़्यादा होने के कारण ये जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब की जो एफिशिएंसी है वो कम होती है। तो ये सारे जो फोलियर स्प्रे में ही हमें देने हैं। सेकंड किसान भाइयों, ये जो अगस्त का महीना है उसमें 13-045 की स्प्रे रिकमेंडेड है। तो आप 10 ग्राम से 15 ग्राम, वैसे यूनिवर्सिटी वाले 2% के हिसाब से 20 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से रिकमेंड करते हैं 13-045 की। ये है आपके ग्रीनरी के लिए और प्लांट का में जो फ्रूट लगा है उसके साइज़ के लिए। तो 13-045 की स्प्रे रिकमेंडेड है, वो कीजिए। आज का वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, काफ़ी लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रूट फ्लाई की, जो कि 15 अगस्त के आसपास या 10 अगस्त के आसपास अब दिखनी हमारे बाग में स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।